प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर आप जानते हैं कि बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है ये। और यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। आप याद रखिए कि आपका पैटर्न बहुत ईजी बनाया गया है। स्टार्टिंग के अगर आप एक एक नंबर के भी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ईजी और अच्छा पैटर्न बनाया गया है। स्टार्टिंग में ही आपको इतने सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछ लिए गए हैं जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 5 प्रश्न जो आप सॉल्व करेंगे, इसमें टोटल मिला के 32 प्रश्न मिलेंगे और ये 32 प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो आपको 32 अंक मिल जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को और बढ़ते हैं इस पेपर के तरफ। कि इसमें पहला जो आपका एमसीक्यू रहेगा, ये प्रश्न आएंगे 7। यहाँ पे दिया गया है 7 प्रश्न जो है एमसीक्यू मिलेंगे आपको, वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो सही विकल्प आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत जो है पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी, इन सभी में क्या हम व्यक्त कर सकते हैं। आपको आंसर जरूर प्रिडिक्ट करना है। एक बार जरूर खुद सोचें कि हाँ आंसर क्या होने वाला है। आपको बिल्कुल सावधानी से आंसर जरूर एक बार पिकअप करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद हम बता रहे हैं, उससे आप मैच करिए कि आपने अभी तक अपना लेवल कितना गेन किया है, कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कटेंगे नहीं, आप एग्जाम में बैठे नहीं हो। आप प्रिडिक्ट करिए, आप भविष्यवाणी करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला था इन क्वेश्चंस में। क्या आप सही हैं, ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। और मैं मानता हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा हौसला है और वो सब कुछ कर सकते हैं। यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है, हिम्मत बहुत होती है। तो यहां पर देखिए, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित रूप में बिल्कुल व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सीधा सीधा कह सकते हैं कि आपका कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड तीनों इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आंसर को पिकअप करेंगे और बिल्कुल भी आप जो है डरेंगे नहीं कि आंसर मेरा गलत होगा, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी तथा या एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो देखो, निजी और आपका सार्वजनिक जब दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिल जाती हैं तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो यहाँ पे सेक्शन जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, तो ये आपको बताना है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी तो सीमांत उपयोगिता है शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम अगर एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर जो है जब आपका जो है टोटल क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसको देखिए। इसमें बोला गया आपसे, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। तो गिफिन वस्तु होती हैं, उनकी मांग की लोच हमेशा जो है गिफिन वस्तुओं के लिए कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें तो गिफिन गुड्स के लिए जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन उनका करेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम जो है उस वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे कि उसको सप्लाई कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आराम से सोच करके जवाब दीजिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अब आप अंतिम पड़ाव पे हैं जहां पर आपको एग्जाम देने जाना है। ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती हैं। सभी को अच्छी तरह से पता है, सभी ने राइट आंसर चूज किया होगा। उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, सब्सटीट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ध्यान से, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रहा है आपसे, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पे होता है जब सीमांत उपयोगिता जो है मूल्य के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर 7वें प्रश्न का, यानी 7 प्रश्न आपने कर लिए तो एमयू जो है प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपको 7 अंक यहाँ से मिल चुके हैं। यानी कि एमसीक्यू अगर आप करते हैं तो आप 7 अंक प्राप्त कर लेते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है।
इसमें 6 जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्तियां पूछी गई हैं और इनको बताना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खाली स्थान द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन फलन की जो व्याख्या है हम किससे करते हैं, या तो हम लिखेंगे परिवर्ती उत्पाद अनुपातों का नियम, या फिर लिख सकते हैं साधन के प्रतिफलों का नियम। तो दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे के नाम है, ठीक है। ध्यान रखना है कि उनको परिवर्ती अनुपातों का नियम भी कहा जाता है और साधन के प्रतिफलों का नियम भी एक ही सेम चीज है ये, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या जो है साधन के प्रतिफलों का नियम द्वारा की जाती है या फिर परिवर्ती अनुपातों के नियम द्वारा की जाती है। अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखना चाहूं तो बहुत सिंपल सा छोटा सा आंसर हो जाएगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन के नियम से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहां पे बात करें तो यहां पे आपको दिया है डैश अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो कौन सी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो सभी ने आंसर जो प्रिडिक्ट किया होगा बेहतरीन किया होगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घकाल अवधि में जो है स्थिर लागत नहीं होती, ठीक है। तो दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग रन हो गया, तो हमारा जो इंग्लिश में आंसर आ जाएगा वो लॉन्ग रन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है सीमांत लागत केवल खाली स्थान लागतों पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत हमेशा किस पे निर्भर करेगी, तो ये परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, परिवर्तनशील लागतों पे निर्भर करती है। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल जो है वेरिएबल कॉस्ट पे ये निर्भर करती है। तो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑलरेडी दिया गया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछेगा उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खाली स्थान हो जाती है। जब उत्पादन बंद कर देंगे तो परिवर्तनशील लागत तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा आ जाएगा शून्य हो जाती है और नीचे क्या आ जाएगा, इंग्लिश में हम लिख देंगे इसको जीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, उसमें शून्य। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे सीमांत आगम खाली स्थान आय में परिवर्तन की दर है। तो हम कह सकते हैं सीमांत आगम जो है कुल आय में परिवर्तन की दर है, अगर सिंपलेस्ट शब्द में लिखा है तो। इसका मतलब है हम नीचे लिख देंगे टोटल। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर जो है कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से खाली स्थान हो जाती है। तो कम कीमत होगी, देखो ध्यान रखना है, कम कीमत पर जो है कुल पूर्ति क्या होगी, स्टॉक से अधिक हो जाएगी, क्योंकि कीमत कम है, ठीक है। तो कुल पूर्ति जो है स्टॉक से अधिक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, अधिकतम, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर मैक्सिमम। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमेशा क्या होगा, सप्लाई इज मैक्सिमम हो जाएगा देन द स्टॉक देन स्टॉक इट लोअर प्राइस, ठीक है, अगर इसके लोअर प्राइस हो जाता है। तो इसके बाद आपका जो है मैचिंग वाला, तो मैंने मैचिंग यहाँ पे कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अतिरिक्त मांग जो है वो क्या होता है आपका, बाजार मांग ज्यादा होगा बाजार पूर्ति कम होगी तो उसको अतिरिक्त मांग कहा जाएगा, ठीक है। जब मांग बहुत ज्यादा है लेकिन मांग क्या है, बाजार मांग जो है वो ज्यादा हो जाए, बाजार की पूर्ति कम हो जाए, तो बाजार की मांग को ही हम अतिरिक्त मांग कहते हैं, बाजार की मांग को, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त पूर्ति में क्या होता है कि बाजार की जो मांग है वो कम हो जाती है और बाजार की पूर्ति जो है अधिक हो जाती है। मतलब बाजार में सप्लाई तो ज्यादा हो रही है सामान की, लेकिन बाजार में उस सामान का मांग नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम अतिरिक्त पूर्ति। भाई ले ले यार, 2-4 रख ले, बिक जाए तो बेच देना, इस तरह से। और नेक्स्ट जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक सभी को पता है एडम स्मिथ हैं, तो आपका एफ ऑप्शन से मैच हो जाएगा। इसके बाद महामंदी वर्ष सभी को पता है अच्छी तरह से, 1929 और 1930 को बहुत बड़ा महामंदी का जो है दौर कहा जा रहा है, जिसमें आपका पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, कोई भी नहीं बचा था। इसके बाद जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद, इसका जो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है आप जानते हैं जीडीपी, और उसके बाद में आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपका मैच करना था, सिंपल सा मैचिंग है यहाँ पर, इंग्लिश में भी वही मैचिंग है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो 6 नंबर यहाँ से प्राप्त होते हैं, 6 नंबर आपने रिक्त स्थान से प्राप्त कर लिए, 7 नंबर आपने एमसीक्यू से प्राप्त किए। इस तरह से बहुत ही सिंपल पेपर बनाया गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तुएं जो हम किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा क्या होता है, अंतिम बार उपयोग की जाती हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और उसको क्या है, कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम बार प्रयोग किया जाता है और इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो फाइनल गुड्स क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसको, फाइनल गुड्स आर रेफर्ड टू एज दोज गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि उनको दोबारा से कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा कंज्यूम किया जाएगा, तो उन्हीं को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे मूल्यह्रास किसे कहते हैं, ठीक है। तो मूल्यह्रास किसे कहते हैं ये हमें बताना है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास की अगर परिभाषा दूं तो सिंपल बोल सकते हैं कि वित्तीय वर्ष के भीतर अचल संपत्तियों के मूल्य में जो अनुमानित कमी होती है ना, उसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो मूल्यह्रास क्या होता है, वित्तीय वर्ष के भीतर अचल संपत्तियों के मूल्य में अनुमानित कमी को दर्शाना जो है वो मूल्यह्रास कहलाता है। या कि सीधा सीधा मूल्यह्रास जो है आपके वित्तीय वर्ष के भीतर अचल संपत्तियों के मूल्य में अनुमानित कमी को दर्शाता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डेप्रीशिएशन। अगर आप इसको लिखना चाहें इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसे लिख लेंगे, डेप्रीशिएशन रिप्रेजेंट्स द एस्टिमेटेड रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विद इन ए फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। सभी एक एक छोटे से 5वीं क्लास का बच्चा भी आज जानता है कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी में क्या है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बंद अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेती है, अर्थात यह किसी दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात या निर्यात नहीं करती है, उसे ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख देंगे, एन इकोनॉमी दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, मीनिंग इट डज नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, या अनदर कंट्री। तो इस तरह से हम जो है इसका डेफिनेशन सिंपलेस्ट वर्ड में लिख सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी क्या कहलाती है। उसके बाद जो है आपका व्हाट इज ए सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेविंग फंक्शन क्या कहलाएगी, तो हम इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें। देखिए बचत फलन क्या होता है, बचत फलन है बचत के स्तर तथा आय के स्तर में संबंध। ठीक है, बचत फलन क्या होता है, बचत के स्तर तथा आय के स्तर में संबंध को दर्शाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। वाई क्या है, हमारी आय है, एस क्या है, हमारी सेविंग है, और एफ क्या दर्शाता है, उनके बीच का संबंध। ठीक है, तो हम सिंपली एक लाइन में एक देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो सेविंग फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ सेविंग टू लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो बस यही दर्शाता है, और ये फॉर्मूला लिख दोगे, हो गया काम खत्म, एक नंबर पूरे मिल जाने हैं। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। तो आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा है, एमपीसी का पूर्ण रूप लिखिए। एमपीसी का पूर्ण रूप आप सभी जानते हैं क्या होता है, एमपीसी का पूर्ण रूप, तो हम लिख देंगे इसका एमपीसी का पूर्ण रूप जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, और इसको हम जो है इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम। तो ये हो गया हमारा एमपीसी का फुल फॉर्म। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाइए, सत्य असत्य की गणना आपको करनी है भाई। चलो सत्य असत्य बताते हैं। पहला जो इसमें पूछा गया है, किन्स का रोजगार सीमा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो देखो प्रोफेसर किन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रोफेसर किन्स इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड। यस इट इज राइट, ये हो गया हमारा सही है ऑप्शन। इसके बाद है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन जेबी से, सी नहीं जेबी से का है, ये बिल्कुल सही है। कथन जो है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, जेबी से ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसका लॉ है ये। ठीक है, उसके बाद जो है बाजार का नियम किन्स का दिया हुआ है, नहीं ये गलत है, ये कथन गलत है। और इस किसको किसने दिया है बाजार का नियम, तो बाजार का नियम दिया हुआ भी जेबी से का ही है। ठीक है, आप बाजार का नियम पढ़ सकते हैं, या सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जेबी से के बाजार का नियम बताइए। इसके बाद में विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, बिल्कुल होता है, ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डिफ्लिक्ट बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी। यस, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, आज संतुलित बजट में देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, देखिए ये बोल रहा है सीधा सीधा संतुलित बजट में जो है आय बराबर होती है क्या। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बैलेंस जो है, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा बेहतरीन आप समझाओगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे संतुलित बजट दिखा रहा है और यहाँ पे अनसंतुलित बजट दिखा रहा है, अनबैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इन एन अनबैलेंस्ड बजट, ये बजट पूरा एक साथ है। ठीक है, ये बजट है आपका, ये बजट इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो होती नहीं है। आप जानते हो कि जब हमारा संतुलित बजट नहीं होगा तो इनकम जो है एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होती है, वो संतुलित बजट में होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संतुलित बजट में आय जो है वह खर्च के बराबर होती है। ठीक है, आय और खर्च बराबर होते हैं जब संतुलित बजट होगा तो। और असंतुलित में जैसे यहाँ पे लिखा है असंतुलित बजट में जो है इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होंगे, तो ये कथन हो गया गलत। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, व्यापार शेष जो है वो दृश्य मदों का निर्यात माइनस में दृश्य मदों का आयात होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मूला है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट तो क्या होता है, विजिबल एक्सपोर्ट होता है, माइनस कर देते हैं इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। क्या ये सही बात है स्टेटमेंट कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बिल्कुल सही बात है, फिक्स एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपने जितने मैंने अभी प्रश्न करवाए हैं इनको कर लेते हो तो आपको 32 नंबर यहाँ से सीधे सीधे मिलने हैं। इसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं इसके लिए कमेंट करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि सभी कमेंट कर पाएं, और जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। हैव ए गुड डे।